गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्म गतिका, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके 5वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 5.2 से लेके उदाहरण नंबर 5.5 तक। ये कुछ उदाहरण है जिस पर हम चर्चा करेंगे और इन्हें हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम एंथैल्पी क्या होती है, जो कि आपकी पुस्तक में 5.2.2 पर दी हुई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए। उदाहरण 5.2। 10 atm दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर समतापीय रूप से निर्वात में तब तक प्रसारित होता है जब तक इसका कुल आयतन 10 लीटर ना हो जाए। ठीक है, हमारे पास 10 atm दाब है और 25 डिग्री सेल्सियस ताप है ना, किसका? आदर्श गैस का, जो कि जिस जो मतलब जो 2 लीटर है ना, और उसको हम प्रसारित कर रहे हैं कब तक? जब तक उसका जो कुल आयतन है वह कितना हो जाए? 10 लीटर ना हो जाए। ठीक है, इस प्रसारण में कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है एवं कितना कार्य किया जाता है, हमें यह बताना है। ठीक है, देखो, तो हम जानते हैं कि जो Q होता है वह -W होता है ना। Q जो है वह -W होता है। ठीक है, और W को हम -PX VF-VI लिखते हैं। VF मतलब बाद की स्थिति में आयतन, और VI पहली स्थिति में आयतन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -W था तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो क्या आएगा? Q इक्वल्स टू PEX और VF-VI। तो देखो, बाद का जो आयतन है वह कितना है? 10 लीटर है। और जो पहला आयतन है, मतलब जो गैस पहले कितनी 2 लीटर थी और बाद में प्रसारित होकर 10 लीटर हुई, तो VF हुआ 10 और VI हुआ 2। तो PX 10 में से हम 2 को घटाएंगे, 10 में से 2 को घटाए 8। और क्योंकि जो दाब है वह कितना है? शून्य है ना। जो दाब है, ठीक है, तो जो बाहरी दाब है, बाहरी दाब कितना है? शून्य है ना, बाहर से हमें कोई दाब नहीं आ रहा। तो जो पी एक्स होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। और शून्य का जब गुणा 8 से होगा तो क्या आएगा? शून्य होगा। अर्थात कोई कार्य नहीं होता है एवं कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं होती, ना ही कार्य हो रहा है ना ही ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 5.3 देखेंगे। यदि इसी प्रसरण में स्थिर बाहरी दाब 1 atm हो तो क्या होगा, है ना। अभी जो बाहरी दाब है वह शून्य था, तो जो कार्य और ऊष्मा सब कुछ शून्य है। परंतु अगर हमें इसी समीकरण में जो बाहरी दाब है वह 1 atm है, ठीक है, इसी प्रसरण में जो स्थिर बाहरी दाब हो वह 1 atm हो, तो क्या होगा? यहाँ पे पी एक्स जो हमने शून्य रखा था, शून्य की जगह 1 रखेंगे, है ना। तो 1 का गुणा 8 से होगा। ठीक है, 1 का गुणा 8 से होगा तो क्या आएगा? 8 लीटर एटीएम, है ना। 8 L ATM ये आएगा, क्योंकि जो दाब है उसकी यूनिट, उसकी इकाई होती है एटीएम, और जो आयतन है ना, उसकी होती है लीटर। तो क्या आएगा? 8 लीटर एटीएम। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 5.4। ठीक है, यदि उदाहरण 5.2 में दिया प्रसरण उत्क्रमणीय रूप से हो तो क्या होगा? ठीक है, अभी जो हमने 5.2 में जो उदाहरण देखा, अगर यही उत्क्रमणीय रूप से हो, है ना, अगर ये उत्क्रमणीय रूप से होगा तो हम जानते हैं कि Q जो होगा, है ना, जो -W, उसका सूत्र कुछ इस प्रकार होता है: 2.303 इंटू NRT log VF/VI, है ना, यही होता है। तो देखो, 2.303 गुणा N, यहाँ मोल्स कितने हैं? मोल 1 होगा। ठीक है, और R का मान कितना होता है? 0.8206 होता है। और जो ताप है ना, जो ताप है यहाँ पे कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। इसे हम केल्विन में करेंगे, तो केल्विन में करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 273 का योग कर देंगे, है ना। तो 273 प्लस 25 कितना होगा? 298 होगा, है ना। तो जो टेम्परेचर, जो दाब है वह 298 होगा, गुणा लॉग VF, है ना। जो बाहर बाद की स्थिति में जो आयतन है वह कितना हो? प्रसारित होने के बाद जो गैस है वो 10 लीटर है, और प्रसारित होने से पहले कितनी है? 2 लीटर है। तो VF होगा 10 और VI होगा 2, है ना। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से हल करेंगे: 2.303 गुणा 1, गुणा 1, गुणा 0.8206 गुणा 298 गुणा log 5, है ना। log 5 का मान हम रख देंगे जो कि 0.6990 होता है ना। और फिर हम इन सभी का जब गुणा करेंगे तो हमें आंसर, जो उत्तर है, वह 393.66 लीटर एटीएम मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, हमने पहले उदाहरण नंबर 5.2 देखा, जो कि हमें शून्य हो रहा था, क्योंकि जो बाहरी दाब है वह
है ना, जो कार्य और ऊष्मा अवशोषित है वह शून्य आ रहा था, क्योंकि जो बाहरी दाब है वह शून्य था। फिर उदाहरण 5.3 जो कि इसी से जुड़ा हुआ था, उनमें इन्होंने बोला कि जब दाब जो है वह 1 atm हो तो क्या होगा। अगर दाब 1 atm हो तो जो क्यू है वह 8 लीटर एटीएम आएगा। ठीक है। ऐसे ही उदाहरण नंबर 5.2 भी, 5.4 भी उदाहरण नंबर 5.2 से जुड़ा था, जिसमें इन्होंने बोला कि जो प्रसरण है अगर वह उत्क्रमणीय रूप से होता तो क्या होता। तो हमें पता है जब प्रसरण जो उत्क्रमणीय हो तो जो क्यू का सूत्र होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है ना, 2.303 गुणा NRT log VF अपॉन VI। इन सभी हमने VF VI R और T के मान रखे और उन सभी का गुणा किया तो हमें कुछ इस प्रकार से अपना उत्तर मिला। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंथैल्पी जिसे हम एस से निरूपित करते हैं, ये आपकी पुस्तक में 5.2.2 पर दिया हुआ है। ठीक है, आज हम का देखेंगे एक उपयोगी नया अवस्था फलन। ठीक है, ये भी नया मतलब ये भी एक अवस्था फलन है। ठीक है, एंथैल्पी याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम समीकरण 5.1 को स्थिर दाब पर डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम हमें पता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता था, क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, है ना। और डब्ल्यू को हम माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, जहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे जो दाब है वह क्या है, स्थिर है। निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एवं माइनस पी डेल्टा वी निकाय द्वारा किया गया प्रसरण कार्य है। ठीक है, जो क्यूपी है वह निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, ठीक है, जो क्यूपी है वह निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा है, एवं जो माइनस पी डेल्टा वी है वह निकाय द्वारा किया गया प्रसरण कार्य है ना। निकाय ने किया है इसलिए इसमें ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो निकाय द्वारा कार्य माइनस पी डेल्टा वी है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था को पदांक 1 से और अंतिम अवस्था को हम पदांक 2 से दर्शाते हैं। ठीक है, जो पहली अवस्था है वो पदांक 1 से और जो दूसरी अवस्था है उसे हम दूसरे से मतलब पदांक 2 से दर्शाएंगे। ठीक है, हम उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। डेल्टा यू है, ठीक है, तो अंतिम क्या हुआ, 2 U2, और पहली जो अवस्था है वह क्या हुई, U1 हुई, है ना। तो डेल्टा यू है तो U2 माइनस U1 ऐसे लिख सकते हैं। क्यूपी को क्यूपी लिखेंगे माइनस पी, और जो डेल्टा वी है इसे हम V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, है ना। अंतिम अवस्था में से प्रारंभिक अवस्था के के अंतर को ही हम डेल्टा वी बोलते हैं, है ना। अंतिम अवस्था में से हम प्रारंभिक अवस्था का जो अंतर है उसी को हम डेल्टा वी बोलेंगे। ठीक है, आयतन में तो V2 माइनस V1, तो U2 माइनस U1 इक्वल्स टू QP माइनस P V2 माइनस V1। पुनः व्यवस्थित करने पर, ठीक है, हमने क्या किया, हमने QP का मान निकाला, है ना। तो ये U2 प्लस PVT हो गया माइनस U1 प्लस PV1 हो जाएगा, है ना। इन सभी को हम जब इस साइड भेजेंगे, इस तरफ भेजेंगे, तो U2 माइनस U1 है प्लस PV2 और प्लस PV1 हो जाएगा, है ना। और फिर व्यवस्थित करने पर हमें QP इक्वल्स टू UT प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1 देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, अब हम H को U प्लस PV बोलते हैं। ठीक है, H को हम U प्लस PV बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और ऊष्मा गति का फलन को परिभाषित कर सकते हैं जिसे हम एंथैल्पी कहते हैं और एच से निरूपित करते हैं। एच क्या होता है, यू प्लस पीवी होता है। ठीक है, अतः समीकरण 5.6 को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ये समीकरण देखो, एच क्या होता है, यू प्लस पीवी होता है ना। तो यू H1 के लिए U1 प्लस PV1 होगा और H2 के लिए U2 प्लस PV2 होगा, है ना। तो QP इक्वल्स टू H2 माइनस H1 लिख सकते हैं, है ना। H2 ही तो होगा UT प्लस PV2 और H1 होगा U1 प्लस PV1। तो QP क्या होगा, तो QP होगा H2 माइनस H1, जिसे हम डेल्टा H भी लिख सकते हैं। तो QP डेल्टा H के बराबर होता है। यद्यपि Q एक पथ आश्रित फलन है, जो Q है वह पथ आश्रित फलन है, तथापि QP पथ से स्वतंत्र है। लेकिन जो QP है वह क्या है, पथ से स्वतंत्र है ना। मतलब ऊष्मा कब, जब स्थिर दाब हो। ठीक है, स्पष्टता, H एक अवस्था फलन है। ठीक है, H क्या है, एक अवस्था फलन है। क्यों, क्योंकि H जो है वह U P एवं V का फलन है और ये सभी अवस्था फलन है। तो जो H है वो भी क्या है, एक अवस्था फलन होगा। इस प्रकार डेल्टा H पथ स्वतंत्र राशि है। स्थिर दाब पर परिमित परिवर्तनों के लिए समीकरण 5.7 को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दाब को स्थिर कर रहे हैं, है ना। तो हमने इसे समीकरण 5 पॉइंट, ये देखो, क्यूपी इक्वल्स टू H2 माइनस H1 इक्वल्स टू डेल्टा एच था, है ना। हम ये देखो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी लिख सकते हैं। डेल्टा H को हम डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी लिख सकते हैं, है ना।
क्योंकि हमने कुछ इस प्रकार से देखा था कि क्यूपी क्या होता है, यूटी प्लस पीवी2 माइनस यू1 प्लस पीवी1, है ना। लिख सकते हैं। तो हम डेल्टा एच को डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी लिख सकते हैं। और देखो जो पी है वह स्थिरांक है ना, तो हम पी को बाहर कर सकते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जो डेल्टा एच है वह ऋणात्मक होता है, जहां अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जो डेल्टा एच है वह ऋणात्मक होता है। और वहीं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए जो डेल्टा एच है वह धनात्मक होता है। ठीक है, जहां परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, स्थिर आयतन जब डेल्टा वी क्या हो जाए, शून्य हो जाए। आयतन जब स्थिर हो तो डेल्टा वी जो परिवर्तन है आयतन में वो शून्य होगा, है ना। तो डेल्टा यू क्यू वी के बराबर होगा। डेल्टा यू किसके, क्यू वी के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा यू क्या हो सकता होता था, क्यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना। और डेल्टा वी शून्य है तो डेल्टा यू क्यू वी के समान होगा। अतः समीकरण 5.8 को हम डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू वी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू होता है ना, और प्लस पी डेल्टा वी, यहाँ पे भी डेल्टा वी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि आयतन क्या है, स्थिर है। तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा, जो कि क्यू वी के बराबर होगा। ऊष्मा कब, जब आयतन स्थिर हो। अब एक ऐसी अभिक्रिया पर विचार करते हैं जिसमें गैस शामिल है। स्थिर दाब एवं ताप पर वीए गैसीय अभिक्रियाओं का एवं वीबी गैसीय उत्पादों को का कुल आयतन है। ठीक है, स्थिर दाब पर जो वीए है वह गैसीय अभिक्रियाओं का, और जो वीबी है वह गैसीय उत्पादों का कुल आयतन होगा। तथा जो एन है वह गैसीय अभिक्रियाओं के एवं जो एन बी है वह गैसीय उत्पादकों के मोलों की संख्या होगी। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, है ना, आइडियल गैस आदर्श गैस देख रखे हैं, देख रहे हैं हम। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना। तो वीए के लिए अगर हम गैसीय अभिक्रियाओं के लिए बात करें तो पीवीए एनएआरटी होगा, है ना। और जब हम गैसीय उत्पादों की बात करें तो पीवी हो क्या होगा, एनबीआरटी होगा, है ना। पहले में पीवीए एनएआरटी और दूसरे में पीवीबी एनबीआरटी। ठीक है, अब हम इनका अंतर निकालेंगे तो पीवीबी माइनस पीवीए क्या होगा, एनबीआरटी माइनस एनएआरटी, है ना, जिसे हम एनबी माइनस एनएआरटी भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम पी को बाहर निकालेंगे, तो पी वीवी माइनस वी इक्वल्स टू एन बी माइनस एन ए आर टी, है ना। वीवी माइनस वी को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं, इन दोनों का अंतर। और एन बी माइनस एन ए को हम डेल्टा एन जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी डेल्टा बी इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ जो डेल्टा एन जी है वह क्या है, गैसीय उत्पादकों के मोलों की संख्या एवं गैसीय अभिक्रियाओं के मोलों की संख्या का अंतर। ठीक है, तो समीकरण 5.9 से पी डेल्टा वी का मान समीकरण 5.8 में रखने पर, ठीक है, मतलब यहाँ पी डेल्टा वी क्या है, डेल्टा एन जी आर टी है। तो हम इस समीकरण में, है ना, इसमें हम पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं। तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होगा। डेल्टा एन जी क्या है, गैसीय उत्पादकों के मोलों की संख्या एवं गैसीय अभिक्रियाओं के मोलों की संख्या का अंतर है। ठीक है, तो समीकरण 5.10 का उपयोग डेल्टा एच से डेल्टा यू या डेल्टा यू से डेल्टा एच का मान ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलो अब हम उदाहरण नंबर 5.5 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो, जल वाष्प को आदर्श गैस मानने पर 100 डिग्री सेल्सियस एवं एक बार दाब पर 1 मोल जल के वाष्पीकरण में परिवर्तन 41 किलोजूल मोल है। ठीक है, क्या किया, जल वाष्प को आदर्श गैस मानने पर ताप कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और दाब है एक बार। दाब पर हमने 1 मोल जल के वाष्पीकरण में परिवर्तन देखा, हम जल का वाष्पीकरण करा रहे हैं, है ना। तो उसमें जो परिवर्तन आया वह कितना हुआ, 41 किलोजूल पर मोल आया, है ना। ये क्या हो गई, ये डेल्टा एच की बात, एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो हमें डेल्टा एच कितना मिला, 41 किलोजूल पर मोल मिला। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए। अब हमें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, है ना, आंतरिक ऊर्जा यू होता है, उसका परिवर्तन डेल्टा यू होता है। तो हमें डेल्टा यू बताना है कब, जब 1 मोल जल को एक बार दाब एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत किया जाए। ठीक है, हम 1 मोल जल को एक बार दाब और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत कर रहे हैं, है ना। तो H2O लिक्विड से H2O गैस में जा रहा है ना। जल को हम वाष्पीकृत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो परिवर्तन के लिए जो डेल्टा एच है वह डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होगा, है ना, यही होगा। और हमें पता है अगर हमें निकालना क्या है, डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, मतलब ये जो है ये इस साइड जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा।
ठीक है। अब हमें डेल्टा यू का मान निकालना है। हमें डेल्टा एस दिया हुआ है 41 किलो जूल पर मोल, है ना। और जो मोल है वह कितना हुआ, 1 हुआ। और आर का जो मान है वह यहाँ पे 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन होगा। और जो ताप है वह कितना हुआ, 373 केल्विन, क्योंकि 273 केल्विन प्लस 100, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है वह केल्विन में 373 केल्विन होगा। ठीक है। इन सभी का हम गुणा करेंगे, मतलब 41 किलो जूल माइनस, मतलब 41, अभी हम इकाइयों को नहीं देखते, तो 41 माइनस 8.3 गुणा 373। ठीक है, तो इन्हें इनका हम गुणा करेंगे तो हमें 3.096 किलो जूल पर मोल मिलेगा, है ना। और ये है हमारे पास 41 किलो जूल पर मोल। इनका अंतर निकालेंगे तो आएगा 37.904 किलो जूल पर मोल, 37.904 किलो जूल पर मोल आएगा। ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, है ना। यू होता है आंतरिक ऊर्जा, तो डेल्टा यू उसका परिवर्तन, तो डेल्टा यू हमें चाहिए था, जो कि कितना है, 37.904 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 5.2 से लेके उदाहरण नंबर 5.5 तक चर्चा की। उसके बाद हमने एंथैल्पी, जो कि आपकी पुस्तक में 5.2.2 पर दी है, इस पर भी चर्चा की। बाकी अगले भाग में हम एंथैल्पी आगे और पढ़ेंगे, और डेल्टा यू एवं डेल्टा एच का मापन, है ना, कैलोरीमीटर से, जो कि आपकी पुस्तक में 5.3 में दिया हुआ है, उससे करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।